हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीपी सिंह चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में हम लिख चुके हैं, वायु की गतियां और वायु की विभिन्न गतियां जो भी हैं, आपको इस टॉपिक के माध्यम से सभी गतियों को पढ़ाया जाएगा। आप पेशेंस बना करके आप देखिएगा इस वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप निम्न वायु दाब तथा उच्च वायु दाब के विषय में पढ़ चुके हैं। गर्म वायु वाले क्षेत्र में निम्न दाब तथा ठंडे वायु वाले क्षेत्र में उच्च दाब पाया जाता है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें कहा क्या जा रहा है कि गर्म वायु वाले क्षेत्र में निम्न दाब तथा ठंडे वायु वाले क्षेत्र में उच्च दाब पाया जाता है। तो दोस्तों, गर्म वायु वाले क्षेत्र में जहाँ की वायु गर्म होती है वहाँ पर कौन सा दाब पाया जाता है? तो निम्न दाब पाया जाता है। जहाँ की वायु गर्म होती है वहाँ पर कौन सा दाब? निम्न दाब पाया जाता है। लेकिन जहाँ की वायु ठंडी होती है वहाँ कौन सा दाब पाया जाता है? उच्च दाब पाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ की वायु क्या होगी? गर्म होगी, वहाँ निम्न दाब होगा, और जहाँ की वायु ठंड होगी वहाँ कौन सा दाब होगा? उच्च दाब होगा। आगे देखते हैं। वायु दाब और हवा के चलने में गहरा संबंध होता है। वायु सदैव उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर को चलती है। तो ये बिल्कुल सही है कि वायु सदैव जो है उच्च वायु दाब क्षेत्र से, जहाँ वायु दाब क्या होगा? उच्च होगा, वहाँ से चलना प्रारंभ करेगी और किस क्षेत्र की ओर चलेगी? निम्न वायु दाब की तरफ चलेगी। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को क्या कहते हैं? हवा या पवन कहते हैं। आपने देखा, इस गति को क्या कहेंगे? हवा या पवन कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं पवन दिशा संबंधी सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत हैं? इन सिद्धांतों पर हमें चलना है। चलिए देखते हैं। पवन दिशा संबंधी सिद्धांत। धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायु दाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप हो जाता है। दोस्तों, ये विक्षेप क्या है? विक्षेप का मतलब क्या है? विक्षेप का मतलब होता है मुड़ना। विक्षेप का मतलब क्या होता है? मुड़ना। जब कोई भी पवन जैसे यहाँ से चल रही है, यहाँ से कोई पवन चल रही है और यहाँ से चलने के बाद ये ऐसे मुड़ जाती है, तो ये क्या कहलाता है? ये ऐसे मुड़ना क्या कहलाता है? विक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? विक्षेप। ऐसे मुड़ना क्या कहलाता है? विक्षेप कहलाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को क्या कहेंगे? विक्षेप बल कहेंगे। तो जैसे दोस्तों, कोई पवन ऐसे चल रही है, ऐसे पवन चल रही है, अब इस पवन को यहाँ से ऐसे ये पवन इधर मुड़ गई, तो जिस बल ने इस पवन को ऐसे इधर मोड़ा है, इस बल को क्या कहेंगे? तो विक्षेप बल कहेंगे। और ये पवन जो जब ऐसे ये मुड़ती है तो इस मुड़ने को विक्षेप कहेंगे। क्या मुड़ना क्या है? विक्षेप कहलाता है। और इस पवन को मुड़ने के बल को क्या कहेंगे? विक्षेप बल। क्या कहेंगे? विक्षेप बल। विक्षेप बल कहेंगे। विक्षेप बल कहेंगे। चलिए, या इसका दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम है कोरियालिस बल। दूसरा नाम क्या है? कोरियालिस बल। पवन के मुड़ने पर जो बल लगता है उस बल को कोरियालिस बल कहते हैं। आगे, वायु के अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। वायु अगर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जैसे वायु ऐसे चल रही है, ऐसे वायु चल रही है, अब ये अपने मार्ग से ऐसे ना चल के ये वायु ऐसे चलने लगे, तो ये इसे क्या कहेंगे? अपने मार्ग से जब ये भटक जाती है तो इसे क्या कहेंगे? विक्षेपण कहेंगे। जब ये अपने मार्ग से भटक जाएगी तो क्या कहेंगे? विक्षेपण कहेंगे। इस आधार पर फेरल नामक विद्वान ने पवन की दिशा संबंधी अपने मत प्रतिपादन किए। कौन से विद्वान ने? फेरल विद्वान ने। विद्वान का नाम था फेरल। इन्होंने अपने मत प्रकट किए। अब कौन कौन से मत प्रकट किए इन्होंने? देखिए दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि हम बीच में एक दो लाइन छोड़ते हैं, तो जो लाइन हम छोड़ते हैं ना वो हम पहले बता चुके होते हैं, इसकी वजह से हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक। अब देखिए, पवन के प्रकार। पवन कितने प्रकार की होती हैं ये हमें देखना है, ठीक है। तो किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। स्थानीय पवन किसे कहते हैं?
किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। जैसे किसी विशेष स्थान पर कोई पवन चलती है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्थानीय पवन कहेंगे। जैसे हमारे यहाँ कौन सी पवन चलती है? तो लू। तो लू क्या है? स्थानीय पवन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। स्थल से जल तथा जल से स्तर की ओर चलने वाली पवनों को क्रमशः स्थलीय तथा जलीय समीर कहते हैं। दोस्तों जैसे ये यहाँ ये जल है और ये क्या है? स्थल है। तो जब इधर से स्थल से जल की ओर कोई हवा चलेगी, कोई पवन चलेगी तो इसे स्थलीय पवन कहा जाएगा। और जब इस समुद्र से स्थल की ओर कोई हवा चलेगी, कोई पवन चलेगी तो इसे स्थलीय पवन नहीं कहा जाएगा, इसे जलीय पवन कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, जलीय पवन कहा जाएगा। और जो जलीय पवन है तो 24 घंटे में, यानी कि जो ये पवनें हैं तो स्थलीय पवन जो होती है वो दिन में चलती है, किधर की ओर? जल की ओर, स्थल से जल की ओर। और ये जो जलीय है ये रात में जल से स्थल की ओर चलती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पवन जिस दिशा व जगह से शुरू होती है उसका नाम उसी दिशा के नाम पर पड़ जाता है। जैसे मैंने बताया कि स्थल से अगर जल की तरफ जाएगी तो स्थलीय पवन हो जाएगी, और जो जल से स्थल की ओर आएगी तो जलीय हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उसका नाम उसी दिशा पर पड़ जाता है। ऐसे पवन जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रहीय पवन कहा जाता है। ऐसी पवनें जो एक ही दिशा में चलती हैं, एक निश्चित दिशा में चलती हैं, जैसे एक दिशा में ऐसे चल रही हैं, ऐसी पवनें चल रही हैं, ऐसी हवाएं चल रही हैं, तो इसी दिशा में अगर चल रही हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रहीय पवनें कहा जाता है। या स्थायी पवनें, क्या? ग्रहीय पवनें या स्थायी पवनें कहा जाता है। ठीक, आगे। इसके विपरीत जिन पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें मानसूनी पवनें कहा जाता है। और जिनमें मौसम के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? मानसूनी पवनें कहा जाता है। जिनमें परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रहीय पवन, स्थायी पवन। और जिनमें परिवर्तन हो जाता है उन्हें मानसूनी पवन कहा जाता है या मौसमी पवन कहा जाता है। ठीक है, अब पवन में देख लेते हैं सनातनी या स्थायी या नियतवाही पवनें। देखिए, इन एक ही नाम है, सनातनी कहो या स्थायी कहो या नियतवाही पवनें कहो, ये एक ही तरीके की पवनें होती हैं, सनातनी, स्थायी या नियतवाही। ठीक है दोस्तों, ये एक ही नाम के अंतर्गत आएंगे। और दूसरे में क्या है? दूसरे में देख लीजिए अनिश्चित या अस्थायी और अनियतवाही पवनें। ये अनियतवाही होती हैं, ये नियत नहीं होती हैं, ये क्या होती हैं? अस्थायी होती हैं और ये अनिश्चित होती हैं। पवनों को हमने यहाँ डिफाइन किया। अब देखिए पवनों के प्रकार यहाँ देख लेते हैं। पवनों के प्रकार, तो देखिए पवनों के प्रकार में स्थायी या नियतवाही पवन एक हो गई, और एक हो गई अस्थायी और अनियतवाही। तो अब देखना इसमें क्या है कि स्थायी या नियतवाही में व्यापारिक पवन क्या है? स्थायी नियतवाही पवन है। और पछुआ पवन क्या है? स्थायी पवन है। ध्रुवीय पवन क्या है? ये स्थायी पवन है। व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय ये क्या है? स्थायी पवन है। ठीक, अस्थायी या अनियतवाही इन्हें देख लेते हैं। अब इन्हें देखने में इनमें कौन से? मानसूनी पवन, स्थानीय पवन, समीर पवन। अब दोस्तों मानसूनी पवन में क्या? ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। आपको पता ही है कि मानसूनी पवन कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक ग्रीष्मकालीन पवन और एक शीतकालीन पवन। सर्दियों में जो चलने वाली हवाएं हैं उन्हें शीतकालीन पवन कहते हैं, और जो गर्मी में चलने वाली हवाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रीष्मकालीन कहते हैं। ठीक, अब स्थानीय पवनें, तो स्थानीय पवनों में हमने आपको शायद बताया भी था कि भारत में कौन सी स्थानीय पवन है? तो लू, बोरा, ये बोरा यहाँ की नहीं है, भारत की नहीं है, विदेश की है। सिरोको और चिनूक अमेरिका की है दोस्तों। ठीक, लू भारत की है। इस तरीके से ये क्या है? स्थानीय पवनें हैं। सिरोको, बोरा, लू, चिनूक ये स्थानीय पवनें हैं। अब दोस्तों समीर देख लेते हैं। तो समीर पवनें मैंने आपको बताया अभी पीछे कि जो स्थल से जल की ओर चलती हैं वो स्थलीय हवाएं होती हैं, और जो जल से स्थल की ओर चलती हैं वो क्या हैं? जल से स्थल, यानी कि समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं वो जलीय पवनें हो गई, और जो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं वो स्थलीय पवनें हो गई।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों स्थायी या नियतवाही पवने एक एक करके इन्हें डिफाइन कर लेते हैं। इन पवनों की दिशा वर्ष भर प्रायः समान रहती है। किनकी? स्थायी या नियतवाही। भाई स्थायी है तो उनकी दिशा क्या रहेगी? वर्ष भर क्या रहेगी? समान ही रहेगी, तभी तो इन्हें स्थायी बोला गया है। इनका विवरण पूरे ग्लोब पर होता है। इनका जो स्थायी पवने हैं ना, तो ये पूरा ग्लोब है, तो इनका विवरण क्या होगा? ये पूरे ग्लोब पर होगा इनका विवरण। किनका? स्थायी पवनों का। और इनकी उत्पत्ति जो होती है ना, संपूर्ण ग्लोब के ताप तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न वायु दाब तथा निम्न वायु दाब से संबंधित होती है। तो पृथ्वी के घूर्णन से भी इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? हम स्थायी पवनों को ग्राहीय पवने कहा जाता है। ये हम पहले अभी बता चुके हैं, क्या कहा जाता है? ग्राहीय पवने कहा जाता है। ठीक, आगे व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने क्या हैं? व्यापारिक पवने अयनवर्ती या उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर व्यापारिक पवने चलती हैं। इनकी दिशा नियमित होने के कारण प्राचीन काल में व्यापारियों को पलायन युक्त जलयानों के संचालन में सुविधा होती थी, इसलिए इनको व्यापारिक पवने कहा गया। दोस्तों आपने देखा होगा कि बोट जो बनी होती है, इस बोट में बहुत ऐसे करके, बहुत पुराने टाइप में ऐसे करके ये यहाँ पर कपड़ा लगाया जाता था बोट में, समुद्रों में। तो जो हवाएं चलती थी तो उन हवाओं के सहारे ये बोटें चला करती थी, और इनमें सामान माल लदा होता था व्यापारियों का, तो उन्हीं हवाओं के सहारे चला करती थी। तो उन्हीं हवाओं को अब हम क्या नाम दे दिए? व्यापारिक पवने। आगे चलते हैं। अब देखिए पछुआ पवन। पछुआ पवन क्या है? उपोष्ण उच्च वायुदाब से ध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थायी पवन को पछुआ पवन कहते हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। ध्रुवीय पवन कौन सी हैं? ध्रुवीय पवन तो 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में कम वायुदाब मिलता है। इसे शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण, शीत मतलब ठंडी के कारण, उच्च वायुदाब साल भर बना रहता है। आपको पता है कि उच्च वायुदाब कहाँ होता है? जहाँ सर्वाधिक क्या होती है? सर्दी होती है। जहाँ सर्वाधिक शीत होती है वहाँ उच्च वायुदाब होता है, और जहाँ गर्मी होती है वहाँ निम्न वायुदाब होता है। ये अभी हम पीछे बता चुके हैं। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से शीतोष्ण उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं, इन्हें ध्रुवीय पवनें कहते हैं। ये दोस्तों हम पीछे बता चुके हैं, देखना हो तो देख लेते हैं। उत्तरी व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती हैं, तो ये हम पीछे देख लिए हैं। अस्थायी या अनियतवाही पवनें, जो अस्थायी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो अस्थायी पवनों को हम क्या कहते हैं? मानसून पवनें। क्या कहते हैं? मानसून पवनें। मानसून पवनें कहते हैं। अब मानसून पवनें, मानसून शब्द का प्रयोग उन पवनों के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। मानसून शब्द उन पवनों के उसमें किया जाता है जिनमें वर्ष में कितने 2 बार परिवर्तन होता है। ठीक, ये पवनें ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं। ये पवनें क्या? ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं। जैसे ही ऋतु परिवर्तन होगा तो ये अपनी दिशा को क्या कर देंगी? बदल लेंगी। एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमानों में भारी विषमता पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में विषमता पाई जाएगी, चूँकि ग्रीष्म में गर्मी ज़्यादा होती है और शीत ऋतु में सर्दी ज़्यादा होती है। तापमान की इस विषमता के कारण वायुदाब में भी परिवर्तन हो जाता है, इसलिए शीत ऋतु में पवनें स्थल से सागरों की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में सागरों से स्थल की ओर चलने लगती हैं। तो दोस्तों देखिए होता क्या है कि जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु में पवनें क्या होती हैं? स्थल से सागरों की ओर चलती हैं। शीत ऋतु में स्थल से सागरों की ओर चलती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में सागरों से स्थल की ओर चलती हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन करिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में पवनें हैं वो कहाँ से कहाँ चलती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में कहाँ से? सागर से स्थल की ओर, और शरद ऋतु में स्थल से सागर की ओर। सागरों से आने वाली पवनें आर्द्रता से भरी होती हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा होती है।
ग्रीष्म ऋतु में सागरों से आती हैं पवनें, इसलिए क्या होती है, भारी वर्षा होती है। गर्मियों के दिनों में भारी वर्षा होती है कि नहीं होती, जून के महीने में। इस ऋतु की पवनों को ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म मानसून कहते हैं। हमारे देश में ग्रीष्मकालीन मानसून से अधिक वर्षा होती है। किस मानसून से अधिक वर्षा होती है, तो ग्रीष्मकालीन मानसून से अधिक वर्षा होती है। नोट डाउन करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। शीत ऋतु में ये पवनें स्थल से जल की ओर चलती हैं, अतः वर्षा कम होती है। भाई शीत ऋतु है, शीत ऋतु में ये जो पवनें हैं ये कहाँ, स्थल से जल की ओर चलती हैं शीत ऋतु में, तो इसलिए वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने अभी पढ़ा इसको मानसून पवनें। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही कंटेंट की वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। चलिए आगे देखते हैं। स्थलीय तथा सागरीय समीर। तो ये देखिए दोस्तों, हम पहले ही बता चुके हैं कि स्थलीय तथा सागरीय समीर, स्थलीय तथा सागरीय समीर ऐसी ये पवनें 24 घंटे में 2 बार परिवर्तन होता है। 24 घंटे के अंदर कितनी बार इन पवनों में परिवर्तन होता है, तो 2 बार परिवर्तन होता है। स्थलीय तथा सागरीय समीर में 2 बार परिवर्तन होता है। कैसे, दिन के समय, दिन में जो पवन चलती हैं, दिन में पवन स्थल से कहाँ, स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, स्थल से समुद्र की ओर दिन में चलती हैं। और रात में कहाँ, समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, आगे स्थानीय पवनें। अब स्थानीय पवनों के विषय में जान लेते हैं। किसी स्थान विशेष में प्रचलित पवनों के विपरीत स्वभाव में चलने वाली विशेष प्रकार की पवन को स्थानीय पवन कहा जाता है। इसका संबंध स्थान विशेष की धरातलीय बनावट से अधिक होता है तथा इसमें ऐसे गुण होते हैं कि उनको प्रचलित पवन से शीघ्र अलग कर लिया जाता है। ये पवनें गर्म, ठंडी, बर्फ से भरी धूल, रेत युक्त कई प्रकार की हो सकती हैं। क्यों कई प्रकार की हो सकती हैं, क्योंकि कहीं धूल अधिक है, पवन चलेगी तो पवन क्या हो जाएगी, धूल से भर जाएगी। ठीक, धूल से भर जाएगी। कहीं रेत अधिक है, वहाँ पवन चलेगी तो वहाँ रेत से भर जाएगी। कहीं गर्मी अधिक है, वहाँ पवन चलेगी तो गर्म पवन हो जाएगी। जहाँ ठंडी अधिक है, वहाँ पवन चलेगी तो वहाँ ठंड पवन हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। पवन में हवा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और जहाँ बर्फ़ अधिक है, वहाँ हवा चलेगी तो बर्फीली हवाएं हो जाएंगी। तो इस तरीके से स्थानीय जो पवनें होती हैं वो अनेक प्रकार की हो सकती हैं। भारत में इसका मुख्य उदाहरण क्या है, लू। ये ग्रीष्मकालीन पवन है। कौन सी पवन है, ग्रीष्मकालीन। भारत में लू, आपने लू तो बहुत बार सुना होगा। आगे यह भारत के उत्तरी मैदान में मई से जून के महीने में चलती है। लू भारत के उत्तरी मैदान में कब चलती है, मई से जून के महीने में। विश्व के कुछ मुख्य स्थानीय पवनें। तो देखिए दोस्तों, चिनूक कहाँ की, अमेरिका की, हम बता चुके हैं। सिरोको कहाँ की है, इटली की है। सिरोको कहाँ की है, इटली की। हरमट्टान ये सहारा मरुस्थल की है। बोरा कहाँ की है, एड्रियाटिक सागर की है। और मिस्ट्रल स्पेन तथा फ्रांस की है। और ब्लिजर्ड कहाँ की, कनाडा और साइबेरिया क्षेत्र की है। आगे चलते हैं। चक्रवात। दोस्तों चक्रवात आप तो समझ चुके होंगे चक्रवात के विषय में। आप गर्मी के मौसम में देखते होंगे कि अक्सर तेज़ी से धूल भरी आंधी या बौंडर आता है। ठीक इसी प्रकार चक्रवात होता है। चक्रवात उन चक्करदार पवनों को कहते हैं जिनके मध्य में निम्न वायुदाब एवं किनारे की ओर उच्च वायुदाब होता है। देखिए जो चक्रवात है ना, तो चक्रवात में मध्य में क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है और किनारों में उच्च वायुदाब होता है। वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न होता है जो भयंकर झंझावतों का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें चक्रवात कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनका आकार 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 80 किलोमीटर से कितना, 300 किलोमीटर तक हो सकता है चक्रवात का प्रकार। ठीक, चक्रवातों में पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। चक्रवातों में पवनें क्या होती हैं, बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। इसमें पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है। देखिए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि जो चक्रवात होता है ना, तो इसमें कैसे चलती हैं पवन, हवाएं ऐसे चलती हैं। कैसे, ऐसी हवाएं चलती हैं।
ठीक। घड़ी हमारी कैसे चलती है? घड़ी तो हमारी ऐसे चलती है, ऐसे घड़ी हमारी चलती है, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा में ये ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे हवा ऐसे चक्रवात बनता है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में चलती हैं। ठीक, ये देखिए आप, ये देख लीजिए, ये है, ये उल्टा चल रहा है, ये उल्टा ऐसे 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 ऐसे, ये उत्तरी गोलार्ध है। और दक्षिणी गोलार्ध देख लीजिए, ये है। दक्षिणी गोलार्ध में देखिए घड़ी की दिशा में ऐसे ऐसे चल रही है। ठीक, ये ध्यान में रखना है कि जो चक्रवात हैं वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, चक्रवात की हवाएं विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में। ठीक है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को थोड़ा विशेष देख लेते हैं। इन्हें चीन में क्या क्या कहा जाता है? चीन सागर में टाइफून, मैक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो, उत्तरी अमेरिका में हरिकेन और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं। आप विश्व के मानचित्र का चीन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अमेरिका तथा बंगाल की खाड़ी को देखिए। आगे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये चक्रवात 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में आते हैं। ये आकार में अधिक विस्तृत होते हैं, परंतु पवनों की गति कम होने के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में कम विनाशकारी होते हैं। यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है ना, ये उनकी तुलना में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में क्या होते हैं? कम हानिकारक होते हैं, कम विनाशकारी होते हैं। ठीक है। चक्रवात से बचाव के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने ना जाएं। चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। इस तरीके से आप देख लीजिए। अच्छा, प्रति चक्रवात, इसके विषय में देख लेते। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है। जो प्रति चक्रवात है ना, तो इसमें वायु की दिशा जो है ना चक्रवात के क्या होती है? विपरीत होती है। जैसे ये चक्रवात है, अब इसकी वायु की दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी। ठीक, तो देखिए चक्रवात में जो उत्तरी गोलार्ध है, चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में पवनें चलती हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में पवनें चलती हैं चक्रवात में। तो ठीक है दोस्तों, ये आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। एक पॉइंट रह गया, इसे भी जानें। चक्रवात की गति सागरों के ऊपर तेजी होती है। चक्रवात की गति सागरों के ऊपर तेज होती है। स्थलीय भागों पर पहुंचने पर इसकी गति मंद होने लगती है, इसलिए तटवर्ती भाग ही चक्रवातों से अधिक प्रभावित होते हैं। दोस्तों, समुद्र के ऊपर चक्रवात की जो गति होती है वो बहुत तेज होती है। किसके ऊपर? समुद्र के ऊपर चक्रवात की गति बहुत तेज होती है। किसके ऊपर? समुद्र के ऊपर तेज होती है। और जैसे जैसे समुद्र के तट पर पहुंचते जाते हैं तो चक्रवात की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चलिए, तो ये रहा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।